माननीय सदस्य 8-10 आदमी खड़े हैं, 8-10 आदमी खड़े हैं, एक एक करके अगर कुछ सूचना दें कम समय के अंदर में तो दोनों का काम हो सकता है। उसके बाद आपको दे रहे हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर आपके माध्यम से सरकार तक महोदय पहुंचाना चाहते हैं। झारखंड के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी अभयारण्य झील पतौड़ा झील के नाम से जाना जाता है महोदय। इस सदन में कई बार उस पतौड़ा झील के संरक्षण के लिए हमने आवाज उठाया था महोदय। अभी वर्तमान में महोदय बाघ पिंजरा मौजा में, जो कि इको सेंसिटिव एरिया है महोदय, और वहां 23 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर स्वीकृत कर दिया गया है। उन लोगों की नागरिकता पहले से संदेह के घेरे में रही है महोदय, और इस प्रकार का कृत्य चल रहा है महोदय। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि पूरे मामले की सरकार महोदय जांच करा ले और इको सेंसिटिव जोन में पक्षी अभयारण्य झील में अतिक्रमण का सरकारी प्रामाणिकता करने का काम महोदय बंद किया जाए। बंधु जी, माध्यम से जांच कराने का मांग करते हैं महोदय। माननीय सदस्य बंधु जी। जी अध्यक्ष महोदय, ये जो मुख्य गेट के बाहर में तकरीबन 350 से 400 पुलिसकर्मी पूरे आते रहते हैं। भारी यहाँ पर कड़कड़ाती गर्मी भी है, उनके लिए अध्यक्ष महोदय पानी वगैरह का व्यवस्था अगर कर दिया जाता तो बड़ा मेहरबानी होता। ठीक। मान्य, बोलिए बिरिंची जी। मैं एक सूचना दे रहा हूं महोदय। धनबाद जिले के जिला अवर निबंधक संतोष कुमार नाम है, उनके खिलाफ FIR हुआ है महोदय 65/2020, जिसमें वहां के एडिशनल कलेक्टर श्याम नंदन राम ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। FIR दर्ज है, आज भी वो पद पर बना हुआ है। यह बहुत ही दुखद है महोदय। मैं सरकार के संज्ञान में विषय को लाना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाए वहां से महोदय। ठीक। और जो भी रजिस्ट्री उसके समय में माननीय सदस्य रामचंद्र वंशी अपना भाषण प्रारंभ करें, उसके बाद ले रहे हैं, शुरू करने दीजिए दीपक जी, शुरू हो जाए उनका, उसके बाद आपका लेते हैं, शुरू होने के बाद लेते हैं। चलिए। अध्यक्ष महोदय, आज मेरे द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मैं उसमें अपना बजट भाषण देना चाहता हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 53 अरब 24 करोड़ 81 लाख 78 हजार रुपए का बंद किया गया है। महोदय, 2020-21 के लिए यह राशि 44 अरब 1 करोड़ 16 लाख 85 हजार रुपए थी। इस प्रकार से इस बजट में 9 अरब 23 करोड़ रुपए अधिक रखे गए हैं। महोदय, इस किताब को देखने से पता नहीं चलता है कि 9 अरब 23 करोड़ रुपए का क्या औचित्य है जो बढ़ाने का। सत्ता पक्ष के बहुमत होता है और मंत्री द्वारा पेश बजट पारित किया जाता है, लेकिन सभा को यह विचार करना चाहिए कि जो विगत वर्ष का जो बजट है उसमें क्या उपलब्धि हुई और जो व्यय हो रहे हैं उसमें क्या फायदा होगा, इसके लिए जरूर दिखाना चाहिए था। सरकार इसका पूरा नहीं कर पाई है। महोदय, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा विभाग है जिसके ऊपर समाज का जड़ मजबूत करने की जिम्मेवारी है। विशेषकर झारखंड में जहां गरीबी है, कुपोषण है, समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, बेरोजगारी है और जीवन यापन की जरूरी सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। केंद्र की योजना और राज्य की योजना को गिनती करें तो अब गिन नहीं पाएंगे, इतनी योजना संचालित है। लेकिन क्या हमारी सरकार की तंत्र इसे पूरा करने में सक्षम है? मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, क्या इसका वास्तविक लाभ लाभुक को मिल रहा है? इस पर भी जवाब देने का काम करेंगे। इसकी जांच सरकार द्वारा प्रस्तुत आउटकम बजट 21-22
के आधार पर की जा सकती है। आउटकम बजट का परिणाम बजट केवल सिद्धांत है कि क्या करना है और क्यों करना है, इसको जानकारी होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख नहीं है कि पिछले वर्ष जो राशि सरकार को इस सभा में स्वीकृत किया उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम बजट सिर्फ प्रचार है और यह दिखाने के लिए है, वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है महोदय। इस तरह का इस किताब में बजट देखने से प्रतीत होता है। महोदय, इस विभाग का दायित्व है कि वह महिला सशक्तिकरण कार्य करे, बच्चे बच्चियों को उसके भविष्य के प्रति सशक्त करे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और राज्य का वर्तमान भविष्य को मजबूत करे। आधी आबादी और आधा भविष्य हमारे समाज का इसी विभाग पर से जुड़ा हुआ है महोदय। अगर यह विभाग में अगर सही ढंग से चलाया जाए तो कम से कम आधा आबादी का जो है प्रगति हो सकता है और इसका नया राज्य का निर्माण हो सकता है महोदय। इस विभाग को महत्ता इसी से समझी जा सकती है जिसमें बच्चों, किशोरियों, आश्रयहीन बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कामकाजी महिला, वृद्ध महिलाओं, दिव्यांग व्यक्ति, रक्षा सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की जिम्मेदारी इसी विभाग के पास है महोदय। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं, इस आलोक में इस विभाग का बजट का सही आकलन और सही उपयोग बहुत बड़ी चुनौती रहती है महोदय। किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा दायित्व होता है कि किस प्रकार राज्य के इस सबसे जरूरतमंद तबका का लाभ पहुंचाया जा सके। इस विभाग में महोदय अनेक छोटा छोटा लोगों को सुविधा के लिए बनाया गया है, जैसे बेटी बचाओ। बेटी बचाओ की स्थिति राज्य में क्या है, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं। और स्कूल कॉलेज जाने की सुविधा ही इस योजना का उद्देश्य नहीं है, बल्कि स्कूल कॉलेज में जाने में एक सुरक्षित व्यवस्था होना चाहिए, आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां जो जा रही हैं जो है सही ढंग से जाए, अपना शिक्षा ग्रहण कर पाए। यही हमारा सुझाव है। यह केवल सरकार का कार्य नहीं बल्कि यह समाज का दायित्व है। लेकिन सुरक्षा का वातावरण बनाना, कानून को कड़ाई से पालन करवाना सरकार और प्रशासनिक तंत्र का भी दायित्व बनता है महोदय। अब इस दूसरा योजना है वन स्टॉप सेंटर केंद्रीय योजना। इसके तहत एक सेंटर से महिला उत्पीड़न रोकने का अधिकार दिलाने का व्यवस्था है। इसे प्रत्येक जिला में स्थापित करना था, लेकिन अभी तक कितने जिला में इनके द्वारा स्थापित किया गया यह जिक्र नहीं किया गया है। मैं किताब देखने से ही पता चला कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महोदय, आंगनबाड़ी सेवाएं सहायकों को वर्दी साड़ी देना था, जो 60% केंद्र की राशि है और 40% राज्य की राशि है। इस पर इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स, बच्चे को स्कूल के पहले किट्स द्वारा पढ़ाया जाता है, उस तरह से क्या कार्य किया जाता है इसका भी जिक्र नहीं है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 60 और 40 के रेशियो के अनुपात में यह व्यय होता है। सरकार बताए कि यह योजना कहां कहां लागू है, इस पर क्या फलाफल रहा, इसको विस्तृत रूप से बताने का काम करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह प्रथम प्रसव में महिलाओं को तीन फेज में 5,000 रुपया दिया जाता है। इसका भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। और स्वाधार गृह संचालन का मतलब है कि 60% केंद्र हमें से राशि मिलती है, 30% राज्य से और 10% एनजीओ द्वारा दिया जाता है। यह योजना द्वारा सामाजिक आर्थिक वंचित महिलाओं के लिए दिया जाता है। इसका भी प्रगति को देना चाहिए था, परंतु यह नहीं दिया गया है। गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम 50-50 जो है केंद्र और राज्य का योजना है, इसमें प्रगति नहीं दिया गया है। उज्ज्वल योजना 60% केंद्र और 30% राज्य और 10% एनजीओ द्वारा दिया जाता है।
महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए यह दिया गया है और महिला शक्ति केंद्र 60 और 40 के रेशियो में दिया जाता है केंद्र और राज्य से। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना, महिला पुलिस स्वयं सेवक की योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना, यह केंद्र की योजना है महोदय। और साथ में राज्य सरकार का भी सहयोग से यह योजना चलाई जाती है। परंतु और भी योजना है जो राज्य का योजना है, जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है, राज्य सरकार की योजना है आदिम जनजाति पेंशन योजना, जिसको 1000 रुपया दिया जाता है पेंशन में। विधवा सम्मान पेंशन योजना, उसका भी 1000 दिया जाता है। कम्बल एवं वस्त्र वितरण राशि उपलब्ध किया गया है। राशि उपलब्ध हमने पूर्व में दिया गया, भाई किस तरह से वितरण हुआ, क्या हुआ, इसमें विस्तृत रूप से नहीं दिया गया है। मैं माननीय महोदया से यह कहना चाहता हूं कि अगर कंबल वितरण होता है तो पूरे प्रखंड और पंचायत लेवल पर होता है, तो मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी भी विधायक जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसके कम से कम प्रतिनिधित्व में उसके सामने वितरण हो, ताकि बंदरबाट नहीं हो, यही हमारा आग्रह है इनसे। जहां तक सामाजिक कुरीति योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, यह योजना जो है वर्ष 1900 पूर्ववर्ती सरकार ने चलाई थी, आज यह चालू है। और परंतु इन्होंने यह गत वर्ष का नहीं विस्तृत दिया है कि हम कितना जो है कार्य किया, इस पर पूरा विश्लेषण होना चाहिए था इनका। अब मैं भू राजस्व पर आता हूं। भू राजस्व के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं महोदय, यह अभी वर्तमान सरकार में बहुत सी खामियां हैं भू राजस्व में, इसको मैं गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले राज्य में ऑनलाइन लगान भुगतान की व्यवस्था है, परंतु गत वर्ष सर्वे में जो गरमंजुआ मालिक भूमि की थी और गरमंजुआ जो भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा बंदोबस्त किया गया है और सरकार द्वारा भी बंदोबस्त किया गया है, उसका रसीद कट रहा है और वह उसके कब्जा में है, 50 साल से है। और तो उसको जो है अभी तक जो है NGDRA से रोक दिया गया है। जो गरीब 2 एकड़ 4 एकड़ पैदा करता है अपना, उसी से जीवन बसर करता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है महोदय। जब सरकार जान रही कि 50 साल से रसीद कट रहा है, उसको रोकने की क्या व्यवस्था है? अगर सरकार कहती है गरीबों के लिए सरकार है, तो ऐसी सरकार की गरीब के कहाँ मदद कर रही है? वह अफसरशाही बना हुआ है, दिन रात ब्लॉक में लोग दौड़ते हैं, उसका रसीद नहीं कट रहा है। इस पर कम से कम सरकार को गंभीर रूप से व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीबों का जो है रसीद कटे और उसको NGDR से मुक्त करने का काम करे महोदय। दूसरा मेरा है जो SC ST और OBC को जो CNT एक्ट के तहत लगाया गया था, परंतु ST को तो छोड़ दिया गया था, बाकी OBC और SC को 2012 के पहले रजिस्ट्री आपस में होता था। 2012 में यह बैंड कर दिया गया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उस गरीब का क्या दोष है? जो आदमी रजिस्ट्री कराया और बिक्री किया और लिया, उसका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। वहां जो है अंचल पदाधिकारी उसका म्यूटेशन नहीं कर रहे हैं, न रसीद काट रहे हैं। इसके लिए कितनी तबाहियां हैं, कितने लोग परेशान हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को महोदय। और मैं सर्वे की ओर आता हूं। सर्वे 15 साल में एक बार सर्वे का प्रावधान किया गया है, परंतु अंतराल में जोधपुर सर्वे का प्रोविजन है। पलामू जिला में वर्ष 2070-71 से सर्वे चालू है, 50 वर्ष हो गया, परंतु वह कार्य पूरा नहीं हुआ है महोदय। जस के तस जो है, जबकि वह जमीन जो है जो सर्वे में चला उसमें 10 जगह बट गया, 10 को परिवार हुए, परंतु अब उसमें बराबर झंझट बना हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इसको सर्वे को काम पूरा करने का निर्देश दिया जाए। इससे पड़ोस के जिला लातेहार की बदतर स्थिति है महोदय। सर्वे का दफा 87 के हजारों केस पेंडिंग है और हजारों केस का फैसला का खतियान में तरमीम नहीं होने के से विवाद बढ़ रहा है। गरमजुआ मालिक खाता की भूमि और जो रैयत के फेवर में फैसला हुआ है उसका तरमीम नहीं होने से रैयत ठगा सा बेचारा महसूस कर रहा है। बताइए महोदय,
जनता की क्या इसमें दोष है? जनता की कोई दोष नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए कि सर्वे का हमारे जो मंत्री जी हैं कम से कम यह नोट करें कि इस सर्वे और यह जो जमीन पर जो मामला है उस पर जरूर विचार करने का काम करें। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि सरकार ओबीसी एससी का जमीन को बिक्री नहीं करने देता है, लोन नहीं लेने देता है, जिससे गरीब के पास अगर सैकड़ों एकड़ जमीन है तो वह लोन लेकर बाल बच्चा को नहीं पढ़ा सकता। मैं सरकार से ही मांग करता हूं, चाहे ओबीसी 1 हो चाहे एससी हो, उसका जमीन पर लोन मिलना चाहिए। सरकार को एक नियम बना करके बिक्री अगर नहीं कर पाता है तो वह लोन लेने का भी अधिकार उसको मिलना चाहिए, जिससे कि पूरे झारखंड की जनता जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही हमारा सरकार से मांग है। महोदय, दूसरा आता हूं सप्लाई पर। आपूर्ति विभाग में बहुत खामियां हैं। अगर हमारे आपूर्ति मंत्री यहाँ रहते तो बड़ा अच्छा होता। कम से कम अगर सबसे बेसी खामियां है यही विभाग में। आप देहात में जाइए तो अगर कोई पब्लिक जाता है तो कहता है कि हमरा तो 2 किलो कम मिला। काहे कम मिला भाई? तो वो तो कहता है दुकानदार कि 5 किलो हमको बोरा पर कम मिलता है। बात सच्ची है, इसको हमने जांच किया है, ये नहीं है कि झूठ बोल रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम क्यों मिल रहा है। दूसरा चीज, आप स्टेप डोर डिलीवरी का ठेका दे दिया, ठेकेदार तो ले लिया, परंतु अभी तक मैं दावा करता हूं कि वह जो है राशन के डीलर के दुकान पर नहीं पहुंचाता है राशन, और वह बिल निकाल लेता है मिली भगत से, जो है वहां जो है से अपना जो है पैसा बना लेता है और दबाव में रहता है। और सबसे पहले दुख की बात क्या है कि वहां जो है कहीं जो है 50% जो है आपका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नहीं है, गोदाम मैनेजर नहीं है। और होता क्या है कि कोई डीलरे से जो है तौल कराने लगता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, किसी को चार्ज मिल गया उसको फुर्सत नहीं है। तो इस तरह की खामियां है जो जनता में भय व्याप्त है कि किस तरह से सुधार होगा। इतने नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है, उसको आयुष्मान से जोड़ा जाए। यही हमारा मांग है कि कहीं कम से कम आयुष्मान से जोड़ने से इसको फायदा हो सकता है गरीबों को। अच्छा, डीलर को कमीशन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम माननीय मंत्री रहते तो हम कहते कि कम से कम डीलर के कमीशन दीजिए, चोरी नहीं कर सके। जब उसका पेट भरेगा तो चोरी नहीं करेगा। ये सारी चीज जो है बातें इसमें छन के आती है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि सबसे खामियां क्या है कि अगर कोई माननीय विधायक अगर डीलर पर रिपोर्ट करता है तो 1 महीना के लिए वो सस्पेंड हो जाता है, परंतु पदाधिकारी क्या करते हैं, जिला के 2 महीना के बाद सस्पेंड करके फिर उसको जो है चालू कर देते हैं। अब बताइए क्या स्थिति है माननीय विधायक लोगों का, क्या है? माननीय विधायक ऐसे थोड़े लिखता है। जनता जब हल्ला करती है, देखती है कि चोरी कर रहा है, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं। पदाधिकारी के मिली भगत से जो राशन डीलर 50 वर्ष से वही है अभी भी। देखिए यहाँ बदल नहीं सकते हैं, इतना तालमेल है। इस पर कम से कम महोदय सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी सभी बैठे हुए माननीय सदस्य, उनके हृदय में है, भले मत बोले पक्ष में है, बाकी विपक्ष वाला तो बोलेगा ही। हम सबके लिए बात करना चाहते हैं, इसलिए मेरा आग्रह है इस पर ध्यान दिया जाए कम से कम। और दूसरा चीज कि माननीय सदस्य आपका समय समाप्त। हम एक मिनट और लेते हैं। जैसे उत्पाद विभाग की बात है, सबसे पहले खामियां क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो हम यही कहना चाहते थे कि आप तो दुकानदार को दे दिए, ठेका दे दिए, और कहाँ वो दुकान कर रहा है आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहां वह धार्मिक स्थल है वहीं दुकान है, जहां स्कूल है वहीं खोल दिया है। तो बताइए क्या बाल बच्चे और जनता पर क्या असर पड़ता है? इंग्लिश शराब जहां बिक रहा हो उसको कम से कम कितनों हम लोग हल्ला करते हैं, सुपरिटेंडेंट कहता है कि हम क्या करें, यही स्थान पर लिया है। तो लेने वक्त तो देखना चाहिए था उसको। इस तरह की व्यवस्था जो है सुधार होनी चाहिए।
हमारे जनजाति आदिम जनजातियों के लिए हड़िया और दारू बंद कर दिया। बाकी उसके लिए उसका जीने का साधन तो देना चाहिए, उसके लिए आप साधन दीजिए ताकि वह जो है यहाँ के जो आदिम जनजाति के लोग का अधिकार है झारखंड में जीने का और आगे बढ़ने का। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस पर सुधार लाया जाए। यही हमारा वक्तव्य था महोदय। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय सदस्य दीपक बिरुआ जी। देश महोदय, पहले सूचना दे देता हूँ इसलिए कि कल से मैं सूचना पर बोलना चाह रहा था, वो मौका नहीं मिला। देश में 10 मार्च से इस राज्य में सैनिकों की भर्ती मोरहाबादी मैदान में ली जा रही है, तो उसमें आर्मी बहाली में ये परेशानी हो रही है, जो भी जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र पुराना लोगों से बना हुआ है, उस लोगों जो सीओ का अंचल अधिकारी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है पुराना लोगों से, अब आवासीय एसडीओ का लोग मांग रहे हैं उस सर्टिफिकेट के आधार पर। तो लोगों नहीं लेने के कारण से एसडीओ का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो आर्मी में बहाली चाहते हैं उनको वंचित होना पड़ रहा है उससे। इसलिए आपके माध्यम से मैं सदन से मांग करता हूं कि सरकार को इस पर एक दिया जाए ताकि उन लोग का जाति प्रमाण पत्र। आप अपना वक्तव्य रखें, आप अपना भाषण दें, वक्तव्य रखें अपना। दीपक जी बोलिए, बोलिए राज जी। कॉलेज एसएसएन एमसीएच में वहां लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड जब पूरे उफान पे था अध्यक्ष महोदय, उस समय वहां के कर्मचारी कार्य कर रहे थे, एएनएम वगैरह काम कर रही थी। अभी क्या अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी नहीं है सदन में, मैं आकृष्ट कराना चाहता हूं ध्यान अध्यक्ष महोदय कि अभी क्या है, उन लोगों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है और फिर से आउटसोर्सिंग पर नया बहाल करने का। अध्यक्ष महोदय, उस पीरियड में जो लोग काम किया खटा अपना जान जोखिम पर रख के महोदय, और अब उनको हटा देना कहीं से मानवता नहीं अध्यक्ष महोदय। हम दीपक जी आप अपना वक्तव्य शुरू करें। दीपक जी। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मुझे आपने समय दिया, इसके लिए पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे भूमि राजस्व निबंधन विभाग पर मैं अपनी बातें शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ये राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ 13 जिला, कुछ प्रखंड और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर, और यहाँ जमीन से संबंधित बहुत सारे कानून हैं जमीन की रक्षा के लिए, यहाँ के जनजातियों की सुरक्षा के लिए, जैसे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल, ऐसे कानूनी यहाँ है। लेकिन इन कानूनों के रहते हुए भी आज अनुसूचित क्षेत्र पे जनजातियों के और यहाँ के मूल निवासियों का जो जमीन है, किसी भी प्रयोजन के तहत, किसी भी सरकार के निर्णय के तहत बहुत सारे ऐसे जमीन लिए गए हैं, जिस कारण से यहाँ विस्थापन हुई है और बहुत सारे लोग भूमि से बेदखल हुए हैं। बहुत तरह की आंदोलन हो रही है, बहुत तरह के मामले हमेशा से उठ रहे हैं इस राज्य में। क्योंकि ये बहुत चिंतनीय और गंभीर विषय है, जिस राज्य में जमीन से संबंधित कानून बनाने का कस्टोडियन 5th शेड्यूल के रूप में राज्यपाल को दी गई हो, और वो भूमि से संबंधित बहुत चीजें टीएससी के परामर्श पर कर सकती हैं इन चीजों को रोकने के लिए, और यहाँ के उन जनजातीय समुदाय को भूमि से जो बेदखल हो रहे हैं, विस्थापन हो रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक इस विषय पर बहुत बेहतर प्रयास नहीं हुई है। इस कारण से हमारे शेड्यूल एरिया में आदिवासी और मूलवासियों का जमीन
बहुत बेदले तरीके से माने विचलन करके दूसरे के हस्तांतरण में चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार की मैं इसलिए तारीफ करना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 49(5) के तहत अनुसूचित जनजातियों की भूमि वापसी हेतु न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें माननीय मंत्री चंपा सोरेन जी को इसका पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। और इसी के तहत हजारीबाग जिला के अंचल बड़का गांव का मौजा पसेरिया में 56 एकड़ 58 डिसमिल जमीन रैयतों को वापस की गई। ये सरकार का बहुत बेहतर प्रयास है और हम लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। और दूसरा कि बहुत वर्षों से हमारे कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल की व्यवस्था है। विल्किंसन रूल की व्यवस्था और स्पेशल एरिया है, वहां पर विल्किंसन रूल का दीवानी कोर्ट चलता है, कोल्हान कोर्ट चलता है, जिस कारण से जमीन से संबंधित विवाद दीवानी मामले का फैसला सिविल कोर्ट में नहीं हो पाता है। सिविल कोर्ट में नहीं होने के कारण से जो स्पेशल जो कस्टम का कोर्ट है, विल्किंसन रूल का रूल 20 कोर्ट, वहां फंक्शन में नहीं होने के कारण से 2000 से भी अधिक मामले जमीन से संबंधित न्यायालय के मामले लंबित हो गए। 40 वर्षों से अधिक समय तक लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था हमारे कोल्हान कोड़ाहाट के क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयास से मानकी मुंडाओं का न्याय पंच का 2 फरवरी सेरेंसिया कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसके तहत ये 40 वर्षों से जो जमीन से संबंधित जो दीवानी मामले लंबित थे, उसका निष्पादन होना शुरू हुआ है। इसलिए हम सरकार को, भूमि राजस्व मंत्री को इस संबंध में धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो लोग सामाजिक न्याय से वंचित थे, उनको जुडिशियल से वंचित होना पड़ रहा था, ऐसे लोगों का फिर से न्याय के प्रति एक आस्था होगी और सरकार के निर्णय के प्रति विश्वास होगा, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है राज्य की पहचान और यहाँ की भौगोलिक स्वरूप की रक्षा में इनका बहुत बड़ा भूमिका है। राज्य में कई विशिष्ट कानून है, जैसे कि हमने जानकारी दिया, एसपीटी, सीएनटी एक्ट, विल्किंसन रूल जैसी चीजें हैं, जिसके मूल में यदि देखा जाए तो लैंड का प्रोटेक्शन करना, यहाँ के फॉरेस्ट और कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स एंड एबोरिजिनल्स निहित है। इन चीजों को प्रोटेक्शन करना इन कानूनों का सबसे बड़ा दायित्व है। लेकिन इन विशिष्ट परिवर्तनात्मक कानूनों का होते हुए राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, अन्य क्षेत्रों लाखों हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हो गई, लाखों आदिवासी, मूलवासी, रैयत, किसान टेंडेंसी राइट से वंचित हो गए। जबकि इन चीजों को बचाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा भी 1996 में पीपेसा कानून बनाया गया, स्पेशली यहाँ के लोगों के जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें ग्राम सभा जैसी शक्तियां दी गई। ग्राम सभा जैसी शक्तियां, उसमें यह कहा गया कि ग्राम सभा की उन कानूनों को कोई भी कानून बदल नहीं सकती है और यदि किसी भी आयोजन प्रयोजन के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण करना हो तो वहाँ की ग्राम सभा से सहमति लेना बहुत आवश्यक होगा, चाहे वो कितने भी लाइनर प्रोजेक्ट क्यों ना हो। लेकिन वर्तमान समय में चाहे कोई भी सरकार आई, सबसे पहले योजना स्वीकृत की गई, योजना के कार्यान्वयन की गई, लेकिन उस जमीन के अधिग्रहण के पहले किसी ग्राम सभा से वहां सहमति नहीं ली गई। और बाद में अभी हम लोग विधानसभा के माध्यम से या संबंधित कमिश्नर को, डीसी को, सचिव को लिखते रहते हैं कि फलाना रोड, फलाना चीज बना, वहां डैम से लोग विस्थापित हो गया, अभी तक उनका मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ, पुनर्वास नहीं हुआ, इस तरह की स्थिति है। तो कहा जाए अध्यक्ष महोदय कि जो कानून सही रूप में यहाँ पर अनुपालन होना चाहिए, उन कानून को अनदेखी की गई है तत्कालीन सरकारों के द्वारा, जिस कारण से आज यहाँ के आम जनता, किसान और यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोग इन सारी कानूनी पचड़ों में परेशान है। इसीलिए जब तक जमीन नहीं होगा
तो यहाँ के विकास की भावना लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता, हवा में तो कोई महल बना नहीं सकता। इसलिए जमीन है तो यहाँ पर सारी विकास की संभावना है, बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन हम लोग गाँव को उजाड़ के विकास नहीं चाहते, यहाँ के किसान को उजाड़ने के बाद विकास नहीं चाहते। गांव यथावत रहे, किसान भी सही सलामत रहे और विकास की परिकल्पना सरकार करे, ये हम लोग सोचते हैं और सरकार को इस दिशा में विशेष पहल करना चाहिए। अध्यक्ष, खास करके 1894 जो भूमि अधिग्रहण कानून है, इसका गलत तरीके से उपयोग होने के कारण से यहाँ के जमीन का विचलन गलत तरीके से अधिग्रहण हुआ। इस कारण से आज यहाँ पर स्थिति है, चाहे डैम के नाम से हो, चाहे फैक्ट्री के नाम से हो। ये सामने में एचईसी का उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। एचईसी में जिस तरीके से जमीन जिस प्रयोजन के लिए एचईसी को दिया गया, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, उससे अधिक उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया और जितना उसको उपयोग में लाना था उससे अधिक जमीन उन्होंने ली। और आज ये स्थिति है कि एचईसी का डेट ऑफ कन्वींस के बारे में अभी ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय सदस्य के द्वारा कहा जा रहा था, उसका मालिकाना का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन वो जो जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसका प्रयोजन उन्होंने नहीं किया, उसको कभी स्मार्ट सिटी को जो है ना करोड़ों रुपया में बेच रहा है, तो कभी किसी दूसरे जियाडा को बेच रहा है, किसी को इंडस्ट्री लगाने के लिए बेच दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय इस राज्य का, और जमीन को जिस तरीके से स्थानांतरण किया गया, ये सही में बहुत गंभीर विषय है। इसीलिए इन चीजों को गौर करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इस दिशा में जो जमीन वापसी वाला एक कोर्ट का गठन किया है, उसका सही रूप से निष्पादन हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे जो लोग आज यहाँ पर विस्थापित होकर के झोपड़ी में लोग रहते हैं, जबकि उनको पुनर्वास नहीं दिया गया, ना ही उसका जो है ना पुनर्स्थापन किया गया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए ये प्रयास होना चाहिए और इन गंभीर मसलों पर राज्य की सरकार को चिंतन करना चाहिए, ताकि जो लोग इस राज्य के निर्माण में, आज एचईसी पूरा देश में नाम होता है, एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है ना इस राष्ट्र के निर्माण के लिए बनाया गया, लेकिन यदि इसके पीछे पता किया जाए तो ये किसका देन है? यहाँ के जो मूल रैयत थे, यहाँ के जो मूल आदिवासी थे, जिन्होंने जमीन दे के इस देश के निर्माण में काफी बड़ा योगदान किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? वो आज झोपड़ी में रहने के लायक है, उनके पास कुछ नहीं है, ना उसका पुनर्स्थापन हुआ, ना उनको जो है ना मुआवजा सही तरीके से मिला, ना ही उसका शिक्षा का स्थिति है। जब उनका ये स्थिति है तो उनका आने वाला पीढ़ी का क्या स्थिति हो सकता है? इसको गंभीरता पूर्वक इस पर जो है ना चिंतन करना। और दूसरी बात है, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए समता जजमेंट जैसा सुप्रीम कोर्ट का 1997 में जजमेंट आया, इसको सही रूप से समता जजमेंट को यदि लागू किया जाता तो यहाँ का जमीन का विचलन नहीं होता। यहाँ पर इंडस्ट्रियों, फॉरेस्ट में और दूसरे चीजों पर यहाँ के मूल निवासी, मूल रैयतों का जो है ना उसका अधिकार रहता और उनका विकास का रास्ता सही तरीके से हो सकता था। लेकिन इन सारे समता जजमेंट क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय था, और आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 141 के आलोक में कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय हो गया, पूरे भारत देश के किसी भी राज्य में उसको लागू माना जाता। लेकिन पता नहीं किस कारण से तत्कालीन एडवोकेट जनरल द्वारा कुछ परामर्श ऐसा दिए गए जिस कारण से समता जजमेंट को यहाँ लागू नहीं किया गया। इस पर जो है ना सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में आप देख रहे हैं कि हेल का सीओ का कोई घटना देखते हैं, देवघर का कुछ मामला सुनते हैं, कभी रातू का तो कभी क्या का। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस झारखंड में जमीन का दलाले से माने कारोबार की जा रही है और गलत ढंग से ऐसा किया जा रहा है कि किसी भी समय किसी भी जमीन किसी को दिया जा सकता है। ऐसा स्थिति इस राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए जमीन के जो कानून है उसको बहुत कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। जैसे पिछले दिनों मथुरा महतो जी के द्वारा एक मामला लाया गया था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के मामले में प्रधानी व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था और ये माझी परगना, इन लोगों को जो पुरानी सिस्टम है ऑफलाइन जो है ना लगान रसीद काटने का प्रावधान किया जाए, ये मामला आया था। इसमें एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन प्रारंभ ऑफलाइन सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत हो रही है, उसमें लिखा रहता है
कि यह कंप्यूटर जनित प्रति है, इसे कोर्ट अथवा कहीं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये छोटा सा बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो मूल रैयत हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिसके पास ये जो खतियान है, चाहे जमीन का खतियान है, जब उसको आप ऑनलाइन कर दे रहे हैं, उस रसीद का कोई वैल्यूएशन नहीं आ रहा। ऑफलाइन यदि आप नहीं लेंगे तो जितना भी रैयत लोगों का जमीन है, उसका वैल्यूएशन को आप इस ऑनलाइन से खत्म कर दे रहे हैं। एक ही मिनट में उसका जो मालिकाना हक है और उसका जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है, उसको जो है ना ऑनलाइन के माध्यम से आप समाप्त कर रहे हैं इस कानून से। उसका मालिकाना हक को ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन लीजिएगा नहीं और ऑनलाइन जैसे लीजिएगा तो जमीन का आपके पास है कि नहीं है, उसका कोई साक्ष्य ना आप कोर्ट में दे सकेंगे या कहीं पर जो है ना उसको प्रस्तुत कर सकेंगे। उसका मतलब आपको ऑनलाइन के कारण से आपको भूमिहीन के श्रेणी में आपके पास कोई भू अभिलेख है ही नहीं उस तरीके से। जबकि लैंड का शेड्यूल जो है ना खतियान से चलता है। खतियान होगा तो जमाबंदी होगा, जमाबंदी होगा तो लगान रसीद होगा। तो खतियान जैसे मेरा दादाजी होगा तो मेरा पिताजी होगा तो हम होंगे, मेरा बेटा होगा, तो ये जो वंशावली चलता है तो लैंड का शेड्यूल तो खतियान के हिसाब से चलना चाहिए। और निबंधन के बारे में भी हम एक जानकारी आपको देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, क्योंकि डीड रजिस्ट्री का लॉ बिहार लॉ के हिसाब से, चूंकि झारखंड में लॉ नहीं बन पाया है, उसी को हम लोग ने एडॉप्ट किया कि एक सीरियल नंबर पर एक ही रजिस्ट्री डीड होना चाहिए। लेकिन झारखंड में जब विधानसभा समिति में अनुसूचित जाति जनजाति समिति में मैं था, उस समय हमने देखा कि एक सीरियल नंबर से हजारों डीड जो है ना फर्जी डीड बने हुए। और यदि रांची निबंधन ऑफिस का जांच किया जाए तो ये पता चलेगा कि एक सीरियल नंबर से माने कितने फर्जी डीड जो है ना उसमें किए गए। कम से कम अनुमान उस समय हम लोग ने लगाया जो निबंधन का इसको 4-5 हजार से अधिक जो है ना फर्जी रजिस्ट्री डीड यहाँ पर की गई है, जो जमीन को गलत तरीके से हस्तांतरण करने का एक बहुत बड़ा रैकेट जो है ना यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे तत्कालीन प्रशासनिक पदाधिकारी, बहुत सारे लोगों का भी इसमें सहयोग हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां इस झारखंड राज्य में जमीन से संबंधित स्थितियां हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार एक साल कोविड-19 में परेशान था, लेकिन प्रयास शुरुआत किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करें कि आदिवासियों की, यहाँ के मूल रैयतों की जमीन, किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, उनको जमीन का हक मिलेगा और उस को जबरदस्ती जो है ना उससे बेदखल नहीं किया जाएगा, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय तत्कालीन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था अध्यक्ष महोदय, और पुराने विधानसभा में बहुत लड़ाई की स्थिति हो गई थी। लगता था कि जो है ना माने पाकिस्तान और भारत का लड़ाई हो रहा है वाला स्थिति हो गया था, और जिसमें काफी माननीय सदस्य लोगों को निलंबित भी होना पड़ा था। क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण कानून भारत सरकार ने बनाया, उस भूमि अधिग्रहण कानून को बहुत सारे राज्यों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य थे, झारखंड भी उसमें था, इस कारण से उस भूमि अधिग्रहण कानून को यहाँ पुनर्स्थापित किया अध्यक्ष महोदय, जिसका सेक्शन 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है, न्यायालय अथवा न्याय अधिकरण का न्याय आदेश अथवा किसी मामले का न्यायालय में अंतर्विष्ट रहते हुए भी यदि यहाँ की सरकार कोई जमीन अधिग्रहण के लिए निर्णय लेती है तो उसको पूरे राज्य में लागू माना जाएगा। उसका मतलब कि कभी भी किसी भी समय यदि सरकार निर्णय लेती है तो किसी का जमीन भी अधिग्रहण कर सकती है। ये जो है ना काला कानून है, और हम उम्मीद करते हैं अध्यक्ष महोदय, इस कानून के चलते यहाँ जो है ना भूमि बैंक का लोगों ने स्थापना किया। 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन को कंप्यूटर में उन लोग ने जमा किया। अब वो जमीन क्या है इसके बारे में किसी को पता नहीं। जैसे गांव में किसान, छोटनागपुर कष्टकारी एरिया है, यहाँ गांव के लोग किसान है तो उसके पास हल बैल जरूर होगा, लेकिन यदि गांव का जमीन जहां आबाद नहीं दिखा, ऐसे जमीनों को भूमि बैंक में जमा कर दिया तो कल को गाय बैल चराने का चारागाह जमीन भी उनको नहीं मिलेगा। गांव में कोई भूमिहीन है तो उसको बंदोबस्ती, मान लिए मकान देना है, प्रधानमंत्री आवास देना है, इंदिरा आवास कुछ भी करना है, तो उसके लिए जमीन की व्यवस्था उसके पास नहीं होगी। OMU करके ऐसे जमीन जो 4 लाख हेक्टेयर है, कोई कंपनी को दे दिया, इसको दे दिया, तो गाँव के प्रयोजन के लिए, किसान के प्रयोजन के लिए इस जमीन का बंदर बांट वाला स्थिति है। इसीलिए हम आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सरकार से मांग करते हैं कि जो तत्कालीन सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून, जो काला कानून बनाया है कि किसानों का जमीन जबरन लेने के लिए, यहाँ के रैयतों का, यहाँ के मूल निवासियों का जमीन, उस भूमि अधिग्रहण कानून को इस विधानसभा से रद्द किया जाए, और ये जो भूमि बैंक की स्थापना की गई है 4 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन जिसको अधिग्रहण करके रखी हुई है, उसको भी समाप्त करने का काम किया जाए अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ तत्कालीन सरकार ने यहाँ जिससे भूमि कानून के लिए
बिरसा मुंडा जी ने खून की माने ये से लिख दिया, जिस कारण से यहाँ छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम का गठन हुआ। उस कानून को भी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने संशोधन करने का प्रयास किया था विधानसभा में, और वो बहुत विरोध होने के बाद वो जता स्थिति में है। हम इस सरकार से आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मांग करते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जो जतावत पड़ी हुई है वो विधानसभा में CNT एक्ट का जो कानून का प्रस्ताव उसको भी रद्द करने का काम करे, ताकि इस राज्य के मूल रैयतों का, किसानों का, आदिवासियों का जमीन जो है ना बचाया जा सके। ये हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात अध्यक्ष महोदय मेरे हिसाब से, जैसे कि ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और खास करके CNT एक्ट एरिया है, इस कारण से यहाँ पर उपायुक्तों को पहले डिप्टी कमिश्नर ही कहा जाता था, उपायुक्त ही कहा जाता था, लेकिन अभी बिना ऐसा कोई संकल्प किया, बिना कोई ऐसा सरकार के निर्णय से धीरे धीरे उपायुक्त का जो है ना बोर्ड हटने लगा, और जो सरकारी पेड है उसमें जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त लोग लिखने लगा। और हमको लगता है अध्यक्ष महोदय ये जमीन 76 शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट के तहत ही डिप्टी कमिश्नर को स्वतः संज्ञान लेने का जमीन के मामले पर जो अधिकार दिया गया, और इसी कारण से उसको डिप्टी कमिश्नर कहा गया। लेकिन ये जबरदस्ती जो है ना इस लैंड को डिशेड्यूल करने के लिए जमीन का गलत तरीके से इंटरप्रेट हो और ये चीजों को भूल जाए, इस कारण से लोगों ने आज जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त लिखने का शुरू किया है काम। इसीलिए इस पर भी सरकार को संज्ञान देना चाहिए, बल्कि ये लैंड के जो स्थितियां हैं, जो कानून है यहाँ विद्यमान है, उसके बचाव के लिए जो कस्टोडियन जिला के स्तर पर डिप्टी कमिश्नर को कहा गया, इस कारण से उसको जो है ना जिला उपायुक्त और डिप्टी कमिश्नर ही कहा जाना चाहिए, ताकि वो जमीन के संबंध पर वो विशेष संज्ञान ले सके और उस पर कार्रवाई कर सके। जैसे 71 SR कोर्ट का जो स्थितियां हैं, TSC का जो स्थिति है, 1 साल से अधिक हो गया, TSC का गठन अभी तक नहीं हो पाया। यदि जमीन के संबंध में इस एरिया का कोई भी कानून के संबंध में परामर्श लेना हो राज्यपाल को, तो किस स्थिति में इसका कानूनों पर परामर्श ले सकेगा, ये सब बहुत इस राज्य के लिए गंभीर विषय है। सरकार के लिए इन चीजों को विशेष गौर किया जाए और इन सारे चीजों को प्रक्रिया में ला करके अविलंब, जिस तरीके से हमने उदाहरण दिया कि यहाँ के CO लोग के ऊपर इतना बदनामी हो रहा है, पूरे पेपर में छप रहा है कि कितना एकड़ जमीन किसके नाम से कर दिया, ऑनलाइन ऐसे कर दिया, तो इस पर विशेष जांच कमेटी बनना चाहिए विधानसभा कमेटी का, या सरकार को स्पेशल टास्क गठन करना चाहिए, जिससे इन सारे चीजों पर जो विचलन हो रहा है, गलत तरीके से जमीन का हस्तांतरण हो रहा है, उसका कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कुजू डैम का निर्माण का प्रक्रिया 40 सालों से चल रहा है, लेकिन 25% भी उस डैम का काम नहीं हुआ। मेगा डैम में से है, वहां पर 124 गांव डूबने की स्थिति में। तो जबकि वहां पर जो भी एग्जिस्टिंग लो है, कोई भी जमीन देने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे भी छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम में जो प्रावधान है कि कृषि योग्य भूमि आपको अधिग्रहण नहीं करना है, जहाँ पर देशावली सरना स्थल या पूजा स्थल है, उस जमीन को आपको उपयोग में नहीं लाना है। और वहाँ जो एग्जिस्टिंग लो है, चाहे ग्राम सभा का है या विल्किंसन रूल है, उनसे प्रेयर कंसेंट लेने के बाद ही आप उस योजना परियोजना को कर सकते हैं। इन सारे कानूनों को ताक में रखकर जो ईचा परियोजना में 124 गांव विस्थापन होने की स्थिति पर है, उसको रोकने का हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि यहाँ के जो मूल रैयत है, जो किसान है, उसको बचाया जा सके विस्थापन। बोला चूंकि आज खाद्य आपूर्ति विभाग के संबंध में भी चर्चा होना है, मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा। अंत्योदय योजना, पत्र गृहस्थ योजना, अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, इन सारी योजनाओं से बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं और इसका फायदा भी हुआ है। और सरकार के द्वारा इस कोविड-19 के समय में जिस तरीके से खास करके मुख्यमंत्री दाल भात योजना, दीदी बाड़ी योजना चलाया गया, इससे
आम जनताओं को लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सुविधा मिला और सरकार ने इसको बहुत सही तरीके से प्रबंधन किया और आपदा की स्थिति में भी गांव के लोगों को और ऐसे जो बेसहारा वृद्धा महिला ऐसे सभी लोगों को सहारा मिल पाया। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से इन योजनाओं को और भी सही रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है और इस बार बजट में भी इन सारी योजनाओं के बारे में उद्धृत किया गया है। और खास करके धोती साड़ी योजना जो पूर्व की सरकार में हेमंत जी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, पूर्व की सरकार में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उसने शुरू किया और इस बार भी धोती साड़ी लुंगी सोना सबरन योजना को चालू किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे कि जो यहाँ के गरीब लोग जो 10 रुपया में धोती और साड़ी ले सकेंगे खाद्य पीडीएस दुकानदारों के द्वारा। लेकिन इस विभाग के बारे में एक जानकारी हम चाहते हैं देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ताकि इस पर सुधार किया जा सके। जैसे डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में माननीय पूर्व मंत्री चंद्रवंशी जी ने अभी वक्तव्य में कहा कि पीडीएस सिस्टम में हमेशा चावल घट जाता है। ये बात सही है। डोर स्टेप डिलीवरी वाला में जब भी पीडीएस दुकानदार को चावल आवंटन की जाती है, कोई भी बोरा में 5 किलो 7 किलो या 8 किलो निश्चित तौर पर वो जो है ना कम रहता है और उसके पास कोई पीडीएस के पास परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि वजन करके वो जो है ना कभी भी उसको सूचना नहीं मिलता है कि कब आपके यहाँ मैंने डाउन किया, आपके यहाँ कब अनलोड किया जाएगा, जानकारी नहीं होता। उससे क्या होता है कि वो लोग छोड़ देते हैं और प्रत्येक बोरा में 5-10 किलो कम हो जाता है। तो मान लिए कार्डधारियों को भुगतान करना होता है, पीडीएस दुकानदार परेशान हो जाता है। बहुत लोग बोलता है कि हमको 35 किलो नहीं मिल करके जो है ना 32 किलो मिला, इस तरह का शिकायतें आती हैं। इसलिए इस सिस्टम को दूर किया जाए। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या, ये पोस्ट मशीन जो बांटा गया है कि स्क्रैच करके आपको राशन लेना है, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में ये स्थिति है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जंगल क्षेत्र होने के चलते ई पोस्ट मशीन कभी काम नहीं करता। जो राशन डीलर होता है कभी इधर उधर टांग के कभी उधर घूमता है कभी इधर, और जो कार्डधारी होता है वो भी परेशान रहता है दिन भर की कब मेरा ये सिग्नल आएगा तो हमको जो है ना राशन मिल सकेगा। इसमें डीएसओ, एमओ और एजीएम इन लोग का बहुत घालमेल रहता है, लेकिन मजदूरी से भी माने बुरा बदतर में पीडीएस वाले लोगों को काटता है। कुछ होता है तो पीडीएस दुकानदार के ऊपर कार्रवाई होता है, उसको सही समय पर उसका कमीशन भी नहीं मिल पाता है और उसका मंदर बांट जो है ना पदाधिकारी लोग करते हैं और वो लोग बहुत परेशान। जहाँ ऑफलाइन होना चाहिए वहाँ ऑनलाइन लोग कर देते हैं और जहाँ ऑनलाइन होना चाहिए वहाँ ऑफलाइन कर देता है। इसलिए ये ई पोस्ट मशीन वाला ऑनलाइन ऑफलाइन को भी सुधारा जाए। जो पुरानी व्यवस्था है वो जो है ना कारगर है, जिससे गांव के लोग जो कार्डधारी हैं उसको कभी जो है ना, जहाँ शहर है जहाँ पर जो ऑनलाइन सही सिस्टम काम करता है वहाँ जो है ना ई पोस्ट मशीन लगाया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण से नेटवर्क का प्रॉब्लम है वहाँ पर जो है ना ऑनलाइन सिस्टम नहीं, ई पोस्ट मशीन नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य, आप दूसरे वक्ता के लिए भी टाइम बचाएंगे? सभापति महोदय, आपका दूसरा वक्ता भी है। खत्म करेंगे अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। एक ये महिला कल्याण पर थोड़ा सा बोलना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। ठीक है, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को, कि चूंकि आज पूरे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत प्रयासरत हैं हम लोग। महिलाओं को हम लोग समान भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हैं, हर जगह उनको आरक्षण दिया जा रहा है और आज जेएसएलपीएस जैसी संस्थाएं काम कर रही है, सखी मंडल काम कर रही है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का प्रयास हो रही। तो ऐसे स्थिति में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो इस राज्य के मूल रैयत हैं, वो मूल निवासी हैं। आज इस राज्य में जो राज्य निर्माण के बाद से जो स्थितियां हैं, इस राज्य के मूल वासियों को कोई भी नौकरियों में कहीं पर भी आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल सका, उनको प्रतिनिधित्व नहीं हो सका। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में मूल रूप से इसी राज्य की मूल निवासियां हैं और वो लोग काम करती है। हर सरकारी कार्यक्रम में वो लोग सहयोग करती है। किसी को टीका लगाना हो, पल्स पोलियो का कार्यक्रम चलाना हो, जनगणना करना हो या कोई भी ऐसा सरकारी आयोजन, इलेक्शन कराना हो, आंगनबाड़ी सेविकाओं का ये मदद लिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनका मानदेय आप देखें तो मनरेगा मजदूरी से भी उनका स्थिति बहुत बदतर है। चूंकि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका इस राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय के रूप में दिया जाता है। 10,000 कम से कम मानदेय उन लोगों को मिलता है और 60 साल में रिटायरमेंट बेनिफिट उसको 1.5 लाख रुपया दिया जाता है और एक लमसम अमाउंट जो है ना पेंशन के रूप में 1200 दिया जाता है। तो मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, चूंकि महिला भी हैं, हम लोग चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविकाएं
जो मूल रूप से इसी राज्य की मूल निवासी हैं, उन लोगों को मानदेय जो है ना 10,000